नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज की कहानी में आपका स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से होंगे। अब आज की जो कहानी होगी, वो इंसान की ज़रूरत यानी जब इंसान की ज़रूरत पड़ जाए, तो क्या अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंसान इतनी हद तक भी गिर सकता है, जिसे सुनने के बाद हृदय काँप जाए, कलेजा फट जाए? यानी अब भरोसा आखिर किसके ऊपर किया जाए? ये बात सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। चलिए आज हम आपको कहानी की तरफ लेकर चलते हैं। कहानी है उत्तर पूर्वी दिल्ली में दयालपुर के नेहरू विहार की बात है। और नेहरू विहार से 27 सितंबर को वहाँ के दयालपुर थाने के पीसीआर पे कॉल आता है कि श्रीमान, यहाँ पे एक महिला की मौत हो गई है। अब पुलिस एक्टिव होती है और जल्दी-जल्दी घटनास्थल पे पहुँचती है। पुलिस जब वहाँ जाती है, तो देखती है कि एक वृद्ध महिला दीवार से सटे हुए मरी पड़ी हुई है। उसके चेहरे पे, माथे पे, गले पे, कंधे पे कोई धारदार और वजनदार हथियार से वार किया गया हो। पुलिस ये भी देखती है कि ये जो हमला है, ये हमला कोई दौलत के लिए नहीं किया गया है। अगर ऐसा होता या पैसे की लूट के लिए की गई होती, तो पैसे भी वहाँ पे ड्रॉवर था, यानी वो महिला किराना दुकान चलाती थी। पैसे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं और गहने कान में, नाक में और गले में जैसे थे वैसे ही पड़े हुए हैं। पुलिस ये भी देखती है कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का हाथापाई नहीं किया गया है। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या छटपटाहट नहीं हुआ है। कोई भी सामान इधर-उधर बिखरा हुआ नहीं है। जो मरने वाली महिला थी, उस महिला का नाम शिव कला है और उम्र है 65 साल। 3 लड़कियाँ हैं, लड़के हैं नहीं और तीनों लड़कियाँ शादीशुदा हैं, बाल-बच्चेदार हैं और वो अपने-अपने ससुराल में वो सेटल्ड है। पुलिस सब जाँच में जुट जाती है। जाँच करते समय वहाँ पे जितने भी कार के फ़ोटोग्राफ्स थे और भी चीज़ों को अलग-अलग तरीकों से उसे देखा गया। सारे साक्ष्य वहाँ से इकट्ठे किए गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस वहाँ से भेज देती है। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि 25 घाव इसे दिए गए हैं। यानी धारदार हथियार से 25 घाव और साथ ही साथ कोई वजनदार रॉड से इसके सर पे वार किया गया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। पुलिस को जो भी वहाँ पे सुराग आँख लगा था, उससे पुलिस को कोई ख़ासा फ़ायदा हो नहीं रहा था कि आखिर मौत इस महिला को किस लिए दिया गया है? इसकी मर्डर क्यों की गई है और मर्डर करने वाला आखिर वो व्यक्ति कौन है? पुलिस अपनी जाँच को आगे बढ़ाती है। मृतक के फ़ोन को खंगाला जाता है। किसी भी प्रकार का या कोई संदेहास्पद कोई कॉल या बार-बार कॉल ऐसा उस नंबर पे मिलता नहीं है। अब पुलिस का जो ध्यान है, वो जाता है वहाँ के सीसीटीवी कैमरे की तरफ, उस इलाके के सीसीटीवी कैमरे की तरफ। क्योंकि महिला जहाँ रहती थी, उस मकान का नीचे किसी भी प्रकार का कोई कैमरा लगा हुआ नहीं था और जो मकान था वो 2 मंजिला मकान था। ऊपर में रहने की व्यवस्था थी और नीचे किराना दुकान था।
और वो किराना दुकान चलाकर ही वो अपना जीविका चलाती थी। किसी भी प्रकार का और कोई इस वृद्धा का जीवन चलाने का कोई और भी व्यवस्था नहीं था। अब ये तो बूढ़ा है, ऊपर से किराना दुकान चलाने वाली। इस उम्र में इस औरत को किसके साथ दुश्मनी हो सकता है और क्यों हो सकता है? ये सोचने वाली बात है और सोचने वाली ये बात है कि इस उम्र में जो अपना पेट चलाने के लिए इतना स्ट्रगल कर रही होगी, जब वो शख्स उसे मारा होगा, अब कैसे वो परेशान होकर मर गई होगी? ये सोचने से बड़ा डर लगता है। क्या बिगाड़ा था किसी का ये? पुलिस जाँच को आगे बढ़ाती है और ध्यान जाता है सीसीटीवी कैमरा की तरफ। उस इलाके के सीसीटीवी कैमरा को जब पुलिस खंगालती है, तो सीसीटीवी कैमरा में एक शख्स बार-बार संदेहास्पद तरीके से इधर-उधर घूमते हुए बार-बार वो दिखाई देता है। पुलिस को शक होता है कि कहीं इस मर्डर में इस व्यक्ति का हाथ तो नहीं है। अब पता की जाए कि आखिर ये है कौन? पुलिस की पूरी टीम लग जाती है पता करने में, तो वो तस्वीर निकाल कर जब इलाके में छानबीन करती है, तो पता चलता है कि ये एक किशोरावस्था में है, ये यानी नाबालिग है और ये इसी इस नाबालिग स्थिति में एक मोटरसाइकिल की जो दुकान है, वहाँ पे काम करता है। पुलिस वहाँ जाती है, तो पुलिस को वो लड़का वहाँ पे मिलता नहीं है। उस दुकानदार से उसका नंबर पुलिस लेती है और सर्विलांस पे रखने के बाद पुलिस जब ट्रेस करती है तो पता चलता है कि वो फरीदा उसका लोकेशन बताता है फरीदाबाद में। फरीदाबाद पुलिस जाकर छापा मारती है और वो लड़का को पुलिस पकड़ कर ले आती है थाने। थाने आने के बाद पुलिस जब पूछताछ करती है, जिस तरीके से वो लड़का बयान देता है, वो बयान सुनने के बाद आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएँगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि आखिर कोई ऐसे भी मर्डर कर सकता है? पुलिस कहती है, "ये लौंडे बता तू मर्डर पहले कैसे किया? अगर तूने बताया नहीं, तो तेरी जो हालत है, वो हालत ऐसा कर दूँगा कि तू पहचानने से भी इनकार कर जाएगा कि तू है।" पुलिस जब अपना तरीका अपनाती है, तो ये लड़का वहाँ पर टूट जाता है तो नाबालिग ही और जो बताता है, वो सुनकर वहाँ के दारोगा और बाकी के पुलिसकर्मी हैरान हो जाते हैं। कहता है कि 26 सितंबर को मेरी छुट्टी थी, यानी 26 सितंबर 2023 की बात है ये। उस दिन इसकी छुट्टी थी और वो ये घात लगाकर घूम रहा था। इस इंतजार में वो था कि कब ये बुढ़िया दुकान को बंद करे कि मैं बंद करते वक़्त ही घुसूँ और इसी फिराक में वो इलाके में वो चहल-कदमी कर रहा था। कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था। क्योंकि वो समय पास कर रहा था, उसकी नज़र शटर पे ही थी कि कब ये बंद करे। क्योंकि वही जब वो बंद करेगी, वही इसके लिए सटीक टाइम था उस दुकान के अंदर घुसने के लिए। ये इंतज़ार में ही था। जैसे ही रात को वो वृद्ध महिला अपनी दुकान का शटर बंद करने के लिए तैयार हुई, आधा शटर जैसे ही वो नीचे की, वैसे ही ये लड़का उसके अंदर घुस गया और घुसते ही पीछे से
उस वृद्ध महिला के सर के ऊपर भारी भरकम रॉड से वार किया। एक ही बार में वो महिला शटर को हाथ में लिए हुए ही नीचे की तरफ गिर गई। शटर भी लग गया और वो जमीन पे धराशायी हो गई। बस क्या था, कैंची लेकर आया था, लंबा वाला, बड़ा वाला, जिससे कपड़े काटे जाते हैं। और उस कैंची को अपने हाथ में वो पकड़ता है और सर पे, गले पे, चेहरे पे, जहां उसे समझ में आता है, घोंपता चला जाता है। वृद्ध महिला उफ तक नहीं करती और जहां जैसे पड़ी थी वैसे ही पड़ी की पड़ी रह जाती है। मारने के बाद वहां से तुरंत लड़का निकल कर फरार हो जाता है। पुलिस का दूसरा सवाल, आखिर तूने मारा ही क्यों? उसने जवाब में कहा कि साहब, यहाँ का ही प्रॉपर्टी डीलर है जिसने मुझे कहा था कि अगर इस वृद्ध महिला को तू मार देगा तो मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा। मुझे कुछ एडवांस भी दिया था। पुलिस कड़क होकर पूछता है, कितना एडवांस दिया था? लड़का कहता है, ज्यादा नहीं, 25,000 एडवांस मुझे मिला था। पैसे का क्या किया? साहब, पैसे का थोड़े बहुत खर्चे हुए हैं और बाकी पैसे बचे हुए हैं। तो तूने 2 लाख के लिए इस वृद्ध महिला का जान ले लिया? ये लड़के ने कहा, साहब मुझे समझ में नहीं आया। तो नाम बता, वो कौन प्रॉपर्टी डीलर है जिसने तुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था? वो लड़का नाम बताता है और उस डीलर का नाम है अशोक शर्मा। अशोक शर्मा उस इलाके का एक प्रॉपर्टी डीलर है। मकान बेचवाने का काम करता था कमीशन पे। और किसी को रूम चाहिए भाड़े पे, खरीद के चाहिए, ये सब देने दिलाने का काम। अब पुलिस की पूरी टीम अशोक शर्मा को ढूंढने निकल जाती है। अशोक शर्मा के घर पे जब जाती है पुलिस, तो वहां अशोक शर्मा होता नहीं है। पुलिस का जो तौर तरीका है, मोबाइल को सर्विलांस पे डालने के बाद, ट्रेस करने के बाद अशोक शर्मा मिल जाता है दिल्ली से ही। क्योंकि अशोक शर्मा नेपाल भागने का प्लान, जैसे ही पता चला था अशोक शर्मा को कि छोटू पकड़ा गया, इसे भी डर था कि पुलिस हम तक भी पहुंचेगी और प्लानिंग कर रहा था नेपाल भागने का। लेकिन ऐन मौके पर पुलिस अशोक शर्मा को पूछती है। अशोक शर्मा को थाने लेकर आने के बाद पुलिस जो खिदमत करती है उसे, क्योंकि अशोक शर्मा तो शरीर से भी मजबूत था, बहुत जल्द उगलने का कोई नाम ले नहीं रहा था। सिर्फ वो यही कह रहा था, श्रीमान मैं जानता नहीं इस लड़के को, मैं तो एजेंटी का काम करता हूँ, मैं तो रूम दिलवाने का काम करता हूँ। मैं इस वृद्ध महिला को क्यों मार सकता हूँ या मरवा सकता हूँ? मुझे क्या लेना और देना है? जब पुलिस अपना थर्ड डिग्री बनाती है, अशोक शर्मा के पैर के ऊपर जब अपना पैर रख कर गिलास से उसके नाखून को खींचने की तैयारी होती है, तब अशोक शर्मा बाप बाप करके अपना मुंह को खोलता है और अशोक शर्मा जो सच्चाई बताता है वो सुनकर आप तो घबराएंगे ही। बताते हुए मुझे भी घबराहट हो रही है। परेशान हो जाएंगे आप। परेशान हो गए थे पुलिस वाले उसके बयान को सुनकर, अशोक शर्मा ने जो बताया था। अशोक शर्मा ने कहा कि श्रीमान, जो मृतक है, जो बुढ़िया मर गई, उसी की एक बेटी है
जिसने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था और मुझे कन्विंस किया कि अशोक भाई, अगर इस बुढ़िया को रास्ते से हटा दो, तो ये मकान जो 2 मंजिला मकान है, उसको मुझे बेचना है। ये बुढ़िया जब तक ज़िंदा रहेगी, तब तक ये मकान बेचने नहीं देगी। तो मुझे बेचना है और जब ये बिकेगा, तो बेचने का भी काम आप ही को करना है और जब ये बिकेगा, तो आपका जो कमीशन है और कमीशन ही नहीं, आप जो कहेंगे, आपके हिसाब से हम आपको पैसे भी दे देंगे। सो कहता है, इसकी जो बेटी है साहब, उसका नाम चिंतामणि है। पुलिस एक्शन में आती है और एक्शन में आकर पूरी टीम लगा देती है चिंतामणि को थाने लेकर आने के लिए। चिंतामणि को एहसास भी नहीं था कि पुलिस इतनी जल्दी हम तक पहुंच जाएगी। पुलिस पहुंचती है और चिंतामणि को उसके घर से उठाकर लेकर आती है। चिंतामणि तो रोने का नाटक कर ही रही थी। माँ माँ कह रहे थे कि माँ मैं जीऊंगी कैसे? तूने ही तो जन्म दिया था और तू चली गई मुझे छोड़कर। 9 महीने तूने अपने ही पेट में मुझे पाला था, अपने ही कोख में रखा था और तू मुझे छोड़कर चली गई। बहुत रो रही थी थाने में आने के बाद। पुलिस का जब तमाचा उसके गाल पे पड़ता है, कान लाल जब हो जाते हैं, झनझना उठते हैं, तब उसके मुंह से सच्चाई निकलती है। अब उस मृतक के बेटे यानी चिंतामणि का आप बयान सुन लीजिए। चिंतामणि कहती है कि साहब, मेरे पति दर्जी हैं, एक 12 साल की लड़की है, एक 7 साल का लड़का है। मनी की बहुत टेंशन थी। चिंतामणि को मनी की टेंशन थी। चिंतामणि को पैसे की सख्त ज़रूरत थी। उसने प्लान बनाया कि अगर ये माँ जब तक रहेगी, तब तक वो घर बेचने नहीं देगी। अगर माँ हट जाएगी, तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ जाकर शिफ्ट हो जाऊँगी और घर को समय देकर मैं बेच पाऊँगी। और आर्थिक तंगी है जो, मनी की प्रॉब्लम है चिंतामणि को, उससे बाहर आ जाएगी। और यही चिंतामणि जाकर अशोक शर्मा को सेटिंग करता है और अशोक शर्मा जाकर उस नाबालिग लड़के को सेट करता है कि देख भाई, घर बेचने का काम मैं ही करूँगा और पैसा मिलेगा तो 2 लाख रुपए तुझे दूँगा, ये 25 लाख, 25,000 रुपए तू रख। इस तरह से दिल्ली की जो पुलिस है, इस बेचारी की मौत से पर्दा को हटाती है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आज की कहानी से ये सीखने को मिलता है कि ज़रूरतें तो हैं, तो क्या ज़रूरत इतनी बढ़ जाएगी कि अपनी माँ, अपने बाप, अपने परिवारजन की ही हत्या कर दी जाए? कैसे सोच ली जाए? और हत्या करने के बाद क्या बचा जा सकता है? क्या प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन हत्या ही करना है या गलत काम ही करना है? नहीं, हिम्मत से काम लेने की आवश्यकता है। समस्या से लड़ने की आवश्यकता है। आगे बढ़ने के लिए की आवश्यकता है और समस्या को हिम्मत से समाधान करने की आवश्यकता है। किसी की मर्डर, किसी की जान, अपनों को पहचान कर उसे सहेजने की आवश्यकता है। उसकी जान लेने की आवश्यकता नहीं है। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।